नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इकोनॉमी पापा वीडियो ये है, बहुत शॉर्ट में बताया है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानने ज़रूरी हैं। इसके अलावा यूपी का और जो है यूनियन बजट का पापा वीडियो का शुरू का 25 मिनट आप ज़रूर देख लेना। कई सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाए। देखिए, तीन चीजें अगर आपने कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, हर हाल में आप यूपी पीसीएस 2025 का कट ऑफ निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ निकालना है। तीन चीजें करनी है। पहला ये कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल 2025 वाला, अपडेटेड वाला, जो अभी हमने 2025 के लिए बनाया है, कंपाइलेशन लिस्टिंग नई 2025 तक अपडेटेड, रिवाइज्ड, उससे आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज, इन दोनों से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतनी तीन चीजें आप जो है, आप 4000 या 6500 वाला या 9000 वाला बैच लेके उसको स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स तक फॉलो कर लिया तो आराम से हर हाल में आपका प्री का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। पिछले 9 साल से हर बार हम प्रूफ भी दे रहे हैं लगातार। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन 200 नंबर वाला पेपर है ना, उसमें हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से मिला के करीबन 120 से 125 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अगर आप हमारी एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज भी लगा लो तो पेपर के, प्रीलिम्स पेपर के करीबन 40% से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों से मिल जाते हैं बस। यूपी पीसीएस 2025 की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस चल रहे हैं। आंसर राइटिंग का भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की प्री और मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का फाउंडेशन बैच 2026 का जो है स्टार्ट हो चुका है। आप उसको ज्वाइन करके सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करिए, प्री और मेंस कंप्लीट वाला, और एग्जाम तक बस उसको फॉलो कर लो। सब कुछ उसी में प्रोवाइड होगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन बैच है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी जो है उसमें सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक किया जाएगा, 3 स्टेज की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें बेस क्लियर कराया जाएगा, फाउंडेशन क्लियर कराया जाएगा, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस होगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, पूरी आंसर राइटिंग होगी, एसे राइटिंग होगी, हिंदी राइटिंग होगी, जो भी चीजें एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है सब कुछ उसमें कराया जाएगा। आरओ का भी मेंस का जो है सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। आरओ 2026 का वैकेंसी का भी हम बैच चालू करेंगे अगस्त से। बीपीएससी की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। यूकेपीएससी 2025 का मेंस का कंप्लीट 75 पॉइंट का सिलेक्शन मटेरियल, आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी बैच चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके, हमारे 3 नंबर है सिर्फ, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है ग्रुप में जुड़ के सारा सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। हमारा मटेरियल कहीं भी जो है मार्केट और स्टेशनरी बुक शॉप में नहीं मिलता है। सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आते हैं तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अदरवाइज किसी तरह से हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है के लिए कि यूपी बजट और यूनियन बजट का जो पापा वीडियो मैंने दिया था उसके शुरू का करीबन 25 मिनट आप जरूर देख के जाइएगा प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहला अपडेट है एक्सटर्नल डेट या फिर भारत का विदेशी ऋण, ठीक है। तो अब ये डेट कितना हो गया है, 736.3 बिलियन डॉलर। पिछले 2024-25 का कंप्लीट अगर देखें ईयर का, तो पूरे साल का 736 बिलियन डॉलर हमारे ऊपर कर्जा हो गया है। डेट टू जीडीपी रेशियो अब कितना हो चुका है 2024-25 के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 19.1% हो गया है, ध्यान रखना। इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट जो डेट का है वो यूएस डॉलर है 54.2% के साथ। सबसे बड़ा शेयर है नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस का, ठीक है, 35.5%। और सबसे बड़ा कंपोनेंट है लोन्स, ठीक है, यानी कि जो ऋण है। ये यूपी बजट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यूपी का अगर आपसे ग्रोथ रेट पूछेंगे, जीएसडीपी का ग्रोथ रेट, तो करंट प्राइसेस के हिसाब से 11.55% है जो सरकार क्लेम करती है। हालांकि जो रियल जीडीपी होती है वो कांस्टेंट प्राइस पे होती है, जीडीपी या जीएसडीपी। तो वैसे जो रियल में जीएसडीपी ग्रोथ है यूपी की वो 7.48% है 2023-24 में। यूपी की जीएसडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का है 47.5%, फिर सेकेंडरी का है 28.35%, फिर प्राइमरी का है 24.15%। टर्सरी मतलब सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, है ना, और प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर। यूपी की पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस के हिसाब से जो सरकार कोट करती है, कई सारी जगह न्यूज़ में आता है, वो 93,514 है और वैसे कांस्टेंट प्राइस पे 50,875। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूपी का 2.4% है। इंडिया का जल्दी से कमेंट करके बताओ। यूपी की रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अब 6th हो गई है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, बीआरएपी 2024 के हिसाब से। इसके हिसाब से अब केरला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में नंबर 1, आंध्र 2nd, गुजरात 3rd, राजस्थान 4th, त्रिपुरा है 5th। यूपी की एक्सपोर्ट रैंक हो गई है अब 5th, गुजरात 1st है, महाराष्ट्र 2nd, तमिलनाडु 3rd, कर्नाटक 4th। ये देखिए रियल अगर आप देखेंगे तो रियल जो यूपी की जीएसडीपी है वो 7.5% के आसपास है, ठीक है, जो कांस्टेंट प्राइस पे होती है।
अगर ईयर ऑन ईयर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का शेयर पूछेंगे तो 2023-24 का जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ है 7.3%, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ हुआ है 13% और सर्विसेज का ग्रोथ हुआ है 4.9%। इतने में यूपी नंबर 1 पे है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा और प्लस अटल पेंशन योजना, इन सब में यूपी नंबर 1। क्रॉप के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, आपको याद है कि नहीं? वो याद है। योगी जी मैंगो शेक पीते हैं गन्ना और शक्कर डाल के, है ना, दूध और जो है उसमें आम तो रहेगा ही, खरबूजा तरबूजा फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, आलू मटर की सब्जी और चावल और रोटी, ये कर करके योगी जी ने यूपी को फूड ग्रेन्स पे नंबर 1 प्रोडक्शन में ला दिया है। यूपी का रिवेन्यू सरप्लस जरूर याद रखें, 2.58% ऑफ जीएसडीपी, फिजिकल डेफिसिट 2.97% ऑफ जीएसडीपी। रिवेन्यू सरप्लस मतलब राजस्व बचत और फिजिकल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा। यूपी का डेट यानी कि जो ऋणग्रस्तता है वो कितनी है? वो 9 लाख करोड़ के आसपास है। यूपी की जीएसडीपी का 29.4%। ठीक है। यूपी की जीएसडीपी अगर देखें तो 2024-25 में करीबन 27.51 लाख करोड़ होने का एस्टिमेट है और 2025-26 में 30 लाख करोड़ होने का एस्टिमेट है। पूरे इंडिया की करीबन 17% आबादी यूपी में ही रहती है। ठीक। और 11% जो पूरे इंडिया का कल्टीवेबल लैंड है वो यूपी का है। ठीक। ये बजट में मेंशन किया था सरकार ने। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में यूपी की रैंक कितनी है? 7वीं है। उड़ीसा है फर्स्ट। कंपोजिट स्कोर अगर आप देखेंगे तो ये एफएचआई का यानी कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का यूपी का 45.9 और उड़ीसा का 67.8। और यूपी इसमें फ्रंट रनर स्टेट है, ध्यान रखना। ये चाहो तो एक बार देख लो ये जो लिखा हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट 2024-25 का डेटा के हिसाब से इंडिया का हो गया है सिर्फ 0.6% ऑफ जीडीपी। दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है यूएसए। ठीक है, ये ध्यान रखना। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, ये आपको अपडेट पता ही होगा, यूएस, चाइना और जर्मनी के बाद। और इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी है? लगभग $4.19 ट्रिलियन। ये टॉप 10 की लिस्ट एक बार जरूर देख लेना। वीडियो को छोटा रखते हैं इसलिए ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। रियल का मतलब होता है भाई सीधे सीधे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो होती है जीडीपी, है ना, और वो जिसको कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करते हैं। नॉमिनल मतलब जो करंट प्राइस पे। अगर मोर मीनिंगफुल वे देखेंगे तो मतलब बढ़िया तरीका है रियल जीडीपी से मेजर करने का, क्योंकि उसमें असली ग्रोथ पता चलता है। लेकिन जो न्यूज़ वगैरह है सरकार और प्लस जो है बयानबाजी होती है वो सब करंट के हिसाब से होती है, उसमें नंबर ज़्यादा दिखता है। देखो ये इंडिया की पोजीशन है 2024-25 में। इंडिया की रियल जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस वो कितनी थी? 6.5% से हमने ग्रो किया है। ठीक है। नॉमिनल जीडीपी कितनी थी? 9.8%। इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर भी जो है ग्रोथ हुई है, अब हो गए हैं दिसंबर 2024 के डेटा के हिसाब से 13.2 करोड़। ये वही जीडीपी का ग्राफ दिया हुआ है, 6.5 है 24-25 के प्रोविजनल एस्टिमेट के हिसाब से। ये सेक्टर वाइज ग्रोथ है, हालांकि बढ़िया पिक्चर यहाँ से मिलेगा। प्राइमरी सेक्टर ने 2024-25 में 4.4% ग्रो किया है, सेकेंडरी सेक्टर ने 6.1% ग्रो किया है और टर्शरी सेक्टर ने 7.2% यानी कि सर्विसेज ने 7.2% ग्रो किया। इंडिया की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 55% हो चुका है, सेकेंडरी सेक्टर का 25.3% और प्राइमरी सेक्टर का 19.7%। हालांकि कई जगह एग्रीकल्चर का 18% बताते हैं सरकार। ये प्रोविजनल एस्टिमेट का डेटा आया था अभी लेटेस्ट मई में। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं पर कैपिटा अगर इनकम इंडिया की पूछेंगे तो करंट डेटा के हिसाब से 2,34,859 है। यही वाली जो है जनरली सरकार कोट करती है। हालांकि जो रियल पर कैपिटा इनकम है इंडिया की कांस्टेंट प्राइस पे, है ना, वो है 1.33 लाख। ये देखिए गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा के हिसाब से प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। ठीक है। सेकेंडरी में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन। टर्सरी में सारी सर्विसेज वाली है। ये देखो सर्विस वाइज अगर सेक्टर वाइज जीडीपी देखेंगे तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा टर्सरी है, फिर इंडस्ट्री है, फिर एग्रीकल्चर है। ये देख सकते हैं आप, सर्विस सेक्टर का 54.71 है, इंडस्ट्री का 27.63 और एग्रीकल्चर का 17.66। एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा देता है कौन सेक्टर? एग्रीकल्चर 46.1%, फिर टर्सरी है 29.7%, फिर इंडस्ट्री 24.2%। ये एग्जैक्टली लेटेस्ट डेटा है। अगर आप गूगल वगैरह पे देखेंगे तो थोड़ा बहुत फिगर वेरी कर सकता है, लेकिन जो नंबरिंग है वो यही रहेगी। इंडिया के टोटल इंडस्ट्रियल जो जीएसवी है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है गुजरात। एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात और इंपोर्ट मतलब होता है आयात। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर डेटा देखें, देखिए फिगर से देखिए 2024-25 का अगर डेटा देखें तो एक्सपोर्ट हो गया है अब कितना? $820.93 बिलियन और इंपोर्ट हो गया है 915.19 बिलियन डॉलर। वही यहाँ पे लिखा है कि इंडिया ने अभी तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है 2024-25 में। कितना किया है? $824.9 बिलियन। पिछली बार से ये ग्रोथ कितना है? 6.01%। इंपोर्ट यानी कि आयात भी हमने जो है ज़्यादा किया है सबसे अभी तक का,
वो कितना है, $915 बिलियन, और इसमें इंक्रीज है 6.9%। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 2024-25 में कितना है, $94 बिलियन। एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में अगर सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो ये पिछले बार से 13.6% बढ़ के अब हो गया है $387.5 बिलियन। और नो पेट्रोलियम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो ये भी अभी तक का हाईएस्ट हो गया है $374.1 बिलियन, पिछली बार से 6% का इंक्रीज। ये ग्राफ से देख सकते हैं अभी तक का हाईएस्ट सर्विस एक्सपोर्ट है ना, सॉरी टोटल एक्सपोर्ट है, और जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी अभी तक का हाईएस्ट है। ठीक, सर्विस सेक्टर का भी अभी तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट हमने किया है $387.5 बिलियन, पिछली बार से 13.6% ज़्यादा है। और इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का सर्विस सेक्टर कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, 47%। मतलब हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से उसमें 47% तो हम सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। ये इंडिया की प्रेजेंट रैंक है वर्ल्ड ट्रेड में। तो इंडिया इस समय सर्विस एक्सपोर्ट में छठे नंबर पे आ चुका है। पूरे वर्ल्ड का 5.3% शेयर जो है, जितनी भी सर्विस एक्सपोर्ट होती है उसमें 5.3% शेयर इंडिया का है। इसमें सर्विस एक्सपोर्ट में नंबर 1 कंट्री कौन सा है, यूएस है। इंपोर्ट की बात करें तो सर्विस इंपोर्ट में भी नंबर 6 पे है इंडिया 4.1% शेयर के साथ। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया 2.2% ग्लोबल शेयर के साथ 14वें नंबर पे है, और मर्चेंडाइज इंपोर्ट में 3.4% के साथ इंडिया 7वें नंबर पे। और ये जो डेटा है ये बाकायदा लेटेस्ट है डब्ल्यूटीओ के ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स 2025 के अनुसार। अब देखिए इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करता है, चाइना से। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है कंट्री वाइज बात करेंगे तो नंबर 1 पे चाइना, फिर रशिया, फिर यूएई, फिर यूएसए, फिर सऊदी अरब। ठीक है। कमोडिटी की बात करेंगे तो इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम क्रूड, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे गोल्ड, नंबर 3 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नंबर 4 पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, नंबर 5 पे कोल को। इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात किस देश को करता है, यूएसए को, यूएई नंबर 2 पे, फिर नीदरलैंड है तीसरे नंबर पे, फिर यूके है, फिर चाइना 5वें नंबर पे। और इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है कमोडिटी वाइज, अगर प्रिंसिपल कमोडिटी वाइज देखेंगे तो नंबर 1 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर टेलीग्राम इंस्ट्रूमेंट आ गया है सेकंड नंबर पे, ध्यान रखना ही चेंज हुआ है। थर्ड पे हो गया है अब ड्रग फॉर्मुलेशन, फिर है पर्ल और ये सब प्रीसियस स्टोन वगैरह, और फिर है इलेक्ट्रिकल मशीनरी वगैरह। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अब हो गया है 2024-25 में यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे यूएई। देखिए क्या हुआ था कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर तक 3 बार लगातार यूएस टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था इंडिया का, लेकिन 2023-24 में चाइना बन गया था। लेकिन फिर 2024-25 में फिर से यूएसए बन गया है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। नंबर 2 पे है चीन और नंबर 3 पे यूएई है। लेटेस्ट डेटा है ये। यूएस को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 11.6% ग्रो किया 2024-25 में, और जो इंपोर्ट करते हैं वो भी ग्रो किया 7.4%। तो इसमें इंडिया जो है ट्रेड सरप्लस में है $41.2 बिलियन के। चाइना हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है ना, और इनके साथ हमारा ट्रेड जो डेफिसिट है $99.2 बिलियन का। चाइना से हमारा इंपोर्ट बढ़ा है 11.5% और एक्सपोर्ट घटा है 14.5%। तो बॉयकॉट चाइना वगैरह जो मूवमेंट चलते थे वो सारे फेल हैं, क्योंकि भाई इंपोर्ट बढ़ा है चाइना से और एक्सपोर्ट घटा है। स्टेट वाइज एक्सपोर्ट की अगर आप बात करेंगे, नंबर 1 पे है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है स्टेट गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर यूपी। ठीक है। और गुजरात का परसेंटेज इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में कितना है, 30.75%। मतलब इंडिया से जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा गुजरात का है, 30% तो गुजरात करता है अकेले। यूपी का सिर्फ 4.71% है। डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो एक्सपोर्ट करता है वो है जामनगर। अकेले अगर एफडीआई इनफ्लो की बात करें तो 2024-25 में इंडिया में एफडीआई आया कितना, $81.04 बिलियन। 2023-24 से 14% का इंक्रीज। और सबसे ज़्यादा एफडीआई आया सर्विस सेक्टर में। ये डायग्राम भी देख सकते हैं आप। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एफडीआई इनफ्लो की बात है, अभी नेट एफडीआई की बात नहीं की है मैंने। ये मतलब एफडीआई आने वाला है, क्योंकि कुछ जाएगा भी तो नेट एफडीआई का फिगर अलग है। ये एक इंटरेस्टिंग लाइन है। इंडिया जो है अब मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई का हब बन रहा है। सरकार ने जो है ये बोला है भाई, अपना प्रमोशन किया है, और ये 2024-25 में 18% ग्रो किया है। जितना हमारे पास एफडीआई है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आया, 39% शेयर महाराष्ट्र का है। ये देखिए ये डेटा इधर लिखा हुआ है। तो भैया कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा एफडीआई लाता है, वो है महाराष्ट्र नंबर 1 पे, फिर है कर्नाटक। ठीक है। यूपी हमारा 8वें नंबर पे हो गया है अब। अच्छा, एफडीआई जिन जिन कंट्रीज से आता था अभी तक 89 कंट्रीज से आता था, अब ये 112 कंट्री से आया 2024-25 के हिसाब। अब देखिए ये है, ये नेट एफडीआई है। तो इंडिया ने नेट एफडीआई 2024 में कितना पाया, $27.6 बिलियन प्लस माइनस करके। और जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 है उसके हिसाब से इंडिया की एफडीआई इनफ्लो में रैंक कितनी हो गई है, 15वीं रैंक हो गई है। सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से आता है लगातार 7वें साल। सिंगापुर से 2024 में करीबन 19% एफडीआई आया है।
ये देखो फाइनल पोजीशन टेबल में ला दी है ना, 2024-25 यही माना जाएगा अगर मतलब जो एग्जाम में आएगा। तो सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में आया? नंबर 1 सर्विस सेक्टर, फिर कंप्यूटर, फिर ट्रेडिंग। ठीक है, टॉप 3 याद रखो। किस स्टेट में आया सबसे ज़्यादा एफडीआई? महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली। यूपी अपना 8वें नंबर पे। 2024-25 में किस कंट्री से सबसे ज़्यादा आया? सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर यूएसए, फिर नीदरलैंड, फिर यूएई। ये अभी तक का टोटल एफडीआई की पोजीशन है, एक बार देख लो आप, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी नहीं है। मतलब अगर टोटल एफडीआई आज तक का पूछेंगे तो मॉरिशस से सबसे ज़्यादा आया, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आया और सर्विस सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा आया। 100% एफडीआई किस किस सेक्टर में आ सकता है? कोल माइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, इंटरमीडिएटरीज। 2025 में बजट का भी ये प्रोविजन था, मैंने बताया भी था आपको कि 100% कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो अपना पूरा प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार। इन सेक्टर्स में एफडीआई नहीं आ सकता है। गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है 2026 फिजिकल ईयर के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 47,000 करोड़ का। पिछली बार 50,000 करोड़ का टारगेट था हमारा डिसइन्वेस्टमेंट का, जिसको गवर्नमेंट लोअर कर दिया था 33,000 करोड़। इवन अब सरकार ने कहा है कि भाई हर साल डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको मिसलेनियस कैपिटल टारगेट में एक जो है ब्रॉडर पिक्चर के साथ 50,000 करोड़ का जो है उसमें रख दो। ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी 2013। इंडिया की अगर आप रैंकिंग देखेंगे ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में, तो इंडिया ने स्कोर किया 98.49 100 में से, और इसके हिसाब से इंडिया वर्ल्ड का रोल मॉडल है साइबर सिक्योरिटी में। बताइए तब साइबर के इतने फ्रॉड हो रहे हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के हिसाब से इंडिया की रैंक हो गई है 39th। सेंट्रल और साउथ एशिया में इंडिया फर्स्ट है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की साइंस और टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में इंडिया की रैंक है 4th। और 4 सिटी मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, इनको वर्ल्ड के टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स में शामिल किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 रैंक पे है स्विट्जरलैंड, फिर स्वीडन है, फिर जो है यूएस। इंटेंजिबल एसेट इंटेंसिटी में इंडिया की रैंक 7। इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन मार्केट सेकंड लार्जेस्ट है। इंडिया के पास 26 वाटरवेज है, ऑपरेशनल वाटरवेज। रेलवे की रैंकिंग इंडिया की 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवे का इंडिया का, और रोड में इंडिया की रैंकिंग सेकंड लार्जेस्ट। वाटरवे की लेंथ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है असम की, नंबर 2 पे यूपी है हमारा। नेविगेबल लेंथ की बात कर रहे हैं। महिला श्रम बल भागीदारी दर यानी कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो 2023-24 में कितना हो गया? 41.7%। कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और ये हो गई है 2023-24 में 64.4%। मतलब कृषि में महिला ज़्यादा काम करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि मेल की तो कृषि में जो है पार्टिसिपेशन डिक्रीज़ हो गया है। जो कृषि में जितने भी जो है लोग काम करते हैं, जो लेबर फोर्स है मतलब, तो उसमें मेल लेबर फोर्स है सिर्फ 36.3% और फीमेल हो गई 64.4%। इंडिया की डायस्पोरा पॉपुलेशन जो है बढ़ गई है, अब ये हो गई है 3.2 करोड़ या फिर 32 मिलियन। दुनिया की सबसे बड़ी डायस्पोरा अगर जो है ये पॉपुलेशन देखेंगे तो इंडिया की है ना, नंबर 2 पे मैक्सिको, नंबर 3 पे चीन। सबसे ज़्यादा इंडिया आप कहाँ जा रहे हैं? यूएस में है सबसे ज़्यादा इंडियन, 54 लाख हैं यूएस में। नंबर 2 पे अब आ गया है यूएई। अब यूएई नंबर 1 पे नहीं, नंबर 2 पे हो गया है। नंबर 3 पे मलेशिया, नंबर 4 पे कनाडा और नंबर 5 पे सऊदी अरबिया। तो अब सबसे ज़्यादा भारतीय कहाँ जाते हैं? यूएस में। जाएंगे ही, इंडिया में मेरिट की कद्र भी तो नहीं होती है। बल्कि रिसेंट में अगर आप देखें तो बहुत सारे जो मिलेनियर हैं, बिलियनियर हैं, इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी मेरिट के अगेंस्ट है। टैलेंट की कद्र नहीं करोगे तो भाई टैलेंट तो जहाँ उसको कद्र मिलेगी वहाँ जाएगा। यूएस सबसे ज़्यादा भाई टैलेंट की कद्र करता है। वहाँ के तो प्रेसिडेंट ने भी बोला है कि भाई जो भी चीज़ होगी मेरिट के बेसिस पे होगी, काम मिलेगा तो मेरिट के बेसिस पे। इंडिया में पहली बात तो जाति देख के नौकरी दी जा रही है, प्लस बहुत सारी जातियाँ जो है इस रेस में लगी हुई हैं कि सबसे ज़्यादा पिछड़ा कौन है। पर्सनल कमेंट नहीं किसी पे, सिर्फ एक एनालिसिस है यहाँ पे, क्योंकि ये डायस्पोरा की पॉपुलेशन बदली है, लेटेस्ट फिगर आया है। ये इंडिया के लेटेस्ट रेट हैं, आप देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी कभी आ जाता है, यूपीपीएससी एग्जामिनर पूछ लेते। फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का अगर 20 जून 2025 तक का डेटा देखें तो $697.9 बिलियन हो गया है, जो कि इनफ है 11 मंथ तक इंपोर्ट करने का। फॉरेक्स रिजर्व में सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है फॉरेन करेंसी एसेट करीबन 90%, फिर गोल्ड, फिर एसडीआर और फिर रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ। पूरी दुनिया में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व कंट्री कौन सा रखता है? चीन, और नंबर 4 पे है हमारा भारत। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मल्टी करेंसी पोर्टफोलियो के आधार पर रखा जाता है ना, मतलब यूएस डॉलर भी होता है, यूरो भी होता है, पाउंड स्टर्लिंग भी होता है, जापानीज येन भी होता है। एफडीआई वगैरह की पॉलिसी के लिए नोडल डिपार्टमेंट कौन है? डीपीआईटी, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इंडिया की रैंक वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से 139 कंट्रीज में से 38 हो गई है 2023 में। रेमिटेंस या प्रेषण में इंडिया ही नंबर 1 पे है। ये कभी भी आ जाए आप मतलब मानो ये कि इंडिया ही बहुत सालों से इंडिया नंबर 1 पे है। इवन 2024 का अगर आप देखें तो ग्लोबल रेमिटेंस
इंडिया का हो गया है $129 बिलियन। पूरे दुनिया का 14.3% रेमिटेंस तो इंडिया में ही आ जाता है और ये अभी तक का हाईएस्ट है। भाई सबसे ज़्यादा इंडियंस रहते कहाँ पे हैं? यूएस में रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा फंड भी तो वही भेजेंगे, तो यूएस से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हुआ है कि भाई अब जो जीसीसी कंट्रीज का रेमिटेंस घट गया है, 47% से घट के 38% हो गया है ना। तो शिफ्ट हो गया है, जो सोर्स ऑफ रेमिटेंस है उसमें शिफ्ट हो गया है। और जो एडवांस इकोनॉमीज़ है यहाँ पे, क्योंकि कई सारे भारतीय टैलेंट को जो है जगह मिल रही है, तो ये लोग अब ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगे हैं रेमिटेंस में। 50% रेमिटेंस ये लोग भेज रहे हैं एडवांस इकोनॉमीज़ में जो है इंडियन। स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भी महाराष्ट्र के पास ही आता है भाई, एफडीआई के साथ साथ, ध्यान रखना। वही चीज़ यहाँ हिंदी में देख लो आप। रेमिटेंस बाई शेयर ऑफ जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो तजाकिस्तान है लार्जेस्ट कंट्री। 8 कोर इंडस्ट्रीज को जरूर आप एक बार देख लीजिए कौन कौन सी। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज्यादा वेटेज है इसमें रिफाइनरी का 28%। सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइजर का 2.62%। बेस ईयर इसका है 2011-12। आईआईपी का ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है ये 40.27% वेटेज है। आईआईपी मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अभी तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2025 में जो है हुआ है कितना, 2.37 लाख करोड़ का। फॉर्च्यून 500 में कोई ज़्यादा अपडेट नहीं, ये पहले भी बताया था, लेकिन देख लो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू वाइज पूरी दुनिया में लार्जेस्ट कंपनी है वॉलमार्ट, अमेजॉन, फिर स्टेट ग्रिड है। फॉर्च्यून 500 में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 86 रैंक मिली है इसको। फिर एलआईसी है 95 रैंक के साथ, फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, फिर एसबीआई, फिर ओएनजीसी, फिर बीपीसीएल। ये तो रिवेन्यू वाइज लिस्ट हो गई। मोस्ट वैल्यूएबल कंट्री कौन है पूरी दुनिया की, इस समय आप कमेंट करके बताइए। ट्राई करो, कोई चीज नहीं आएगी तो बता देंगे भाई। सबसे ज्यादा बिलियनियर कहाँ पे हैं? उसमें इंडिया तीसरे नंबर पे। इंडिया में 284 बिलियनियर है। बिलियनियर का मतलब समझे $1 बिलियन जिनकी नेटवर्थ है। मतलब डॉलर कितने का होगा? 85-86 का होगा, तो 8,600 करोड़ से ज्यादा। मुकेश अंबानी वर्ल्ड की रिच लिस्ट के टॉप 10 से हट गए, लेकिन फिर भी वो पूरे एशिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन अभी भी हैं। $100 बिलियन है मुकेश अंबानी की नेटवर्थ। गौतम अदानी की है $97 बिलियन। इंडिया की थर्ड जो रिचेस्ट हो गई है रोशनी नादर हो गई है, एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन, जब इनके पापा जी ने इनके मतलब इनको 47% जो एचसीएल का स्टेक है दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो रोशनी नादर के पापा जी ने इनको थर्ड इंडिया की रिचेस्ट जो है बना दिया। एवरेज वेल्थ ऑफ एवरी बिलियनियर में इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया। अब एशिया की जो बिलियनियर कैपिटल अभी तक मुंबई थी, लेकिन अब वो फिर से शंघाई हो गई। हालांकि मुंबई ने पिछली बार से 11 बिलियनियर और जोड़े और टोटल मुंबई में 90 हो गए सुपर रिच पीपल। ये ग्राफ है, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। देखो पूरी दुनिया में सबसे रिचेस्ट तो इलॉन मस्क की है 3-4-5 सालों से, और आगे भी कई सालों तक रहेंगे ही। फिर जेफ बेजोस है ना, ये बिलियन डॉलर में है, 400 समथिंग बिलियन डॉलर है इलॉन मस्क की। ये हुरुन लिस्ट 2025 के हिसाब से। और इंडिया का सबसे जो रिच कौन है, अमीर कौन है? मुकेश अंबानी, गौतम अदानी और रोशनी नादर। पापा जी ने क्योंकि 47% स्टेक जो है शेयर है एचसीएल टेक्नोलॉजी में, वो इनके नाम ट्रांसफर कर दिया। तो अमीर बनने के लिए खुद इतनी मेहनत करना जरूरी नहीं है, लक होना बड़ा जरूरी है। अगर आप किसी के घर में पैदा हो गए जो बहुत अमीर है, तो अपने आप अमीर रहोगे। ये देखो सबसे ज़्यादा बिलियनियर इस समय कहाँ रहते हैं? न्यूयॉर्क में 129, फिर लंदन 97, फिर शंघाई, फिर बीजिंग और फिर मुंबई। बम्बई में ही 90 बिलियनियर रहते हैं। ये सिटी वाइज लिस्ट है। और सबसे ज़्यादा बिलियनियर अगर कंट्री वाइज बात करेंगे तो यूएस में है 870, चीन में है 823, इंडिया में है 284। ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन एक बार देख लीजिए। 12 न्यू इंडस्ट्रियल नोड्स या सिटीज़ 10 स्टेट के क्रॉस जो है बनाए जा रहे हैं 6 मेजर कॉरिडोर के तहत। इन्वेस्टमेंट है इसमें 28,000 करोड़। एरिया कहाँ कहाँ है वो समझ लो। खुरपिया उत्तराखंड में, राजपुरा पटियाला पंजाब में, दिघी जो है महाराष्ट्र में, पलक्कड़ केरल में, और यूपी में कौन कौन से हैं? आगरा और प्रयागराज। ये जरूर ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल नोड है ये। बाकी आप इसको एक बार देख लीजिए। ये देखो ये पूरी लिस्ट दी हुई है, ये जरूर भाई ये देख लेना एक बार। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये भी आप एक बार जरूर देख के जाएं। ये तो पुरानी न्यूज़ है अलग। ये उसका मैप भी है। बताइए सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन सा है? कमेंट करके बताइए। 11 है, 11 कॉरिडोर हैं और 12 इंडस्ट्रियल नोड हैं। वो नोड है सिटी, वो इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं बनेगा, है ना। तो ये ब्रॉडर है, ये मतलब वाइड है ये पिक्चर। 2 डिफेंस कॉरिडोर इंडिया में बन रहे हैं, एक यूपी में और एक तमिलनाडु में। यूपी के 6 नोड हैं यानी कि सिटी, ये जरूर ध्यान रखो। आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ। ये देखो यूपी के डिफेंस कॉरिडोर का ये मैप भी बना हुआ है। 6 हैं भैया, याद कर लेना। जल्दी बताओ कमेंट करके, यूपी में कितने स्मार्ट सिटी हैं, यूपी में कितने मेट्रो सिटी हो गए हैं, और यूपी में कितने एयरपोर्ट हो चुके हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एमएसपी को सीएससीपी रिकमेंड करती है 2009 से। अगर ये पूछेगा कि भाई कितनी क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिक्लेयर होता है तो 22 आंसर होगा। अगर कितनी कमोडिटीज़ के लिए पूछेगा तो 23 आंसर होगा। सीएससीपी रिकमेंड करती है 22 एमएसपी और 1 एफआरपी, फाइनल करती है सीसीईए।
कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। पहली बार एमएसपी दिया गया वीट को 1966-67 में। एक स्वामीनाथन कमेटी थी 2004 में बनी और इसी की रिकमेंडेशन पर 2018-19 से प्रोडक्शन कॉस्ट का एमएसपी 1.5 टाइम्स देना चालू किया सरकार ने। गन्ने यानी शुगर केन के लिए एफआरपी है ना, केंद्र सरकार निर्धारित करती है और एसएपी राज्य सरकार करती है। ये पुरानी न्यूज़ है, एक बार देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए। डब्ल्यूपीआई सीपीआई का जो है ये डिफरेंस है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर आप इसको एक बार डेफिनेशन जरूर पढ़ लें। मेन फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ भाई। डब्ल्यूपीआई जो है होलसेल प्राइस होता है एक तरह से, और जो सीपीआई है वो प्राइस चेंज मेजर करता है रिटेल बायर के हिसाब से। डब्ल्यूपीआई को पब्लिक कौन करता है? ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और सीपीआई को जो है पब्लिश करता है एनएसओ। सीपीआई एक्चुअली ज़्यादा बेटर पिक्चर देता है क्योंकि ये डायरेक्ट रिटेल जो खरीद रहा है, जो बायर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस वगैरह मेजर करता है। क्योंकि भाई पब्लिक तो होलसेल प्राइस में नहीं खरीदेगी, होलसेल पे तो बिजनेस वाले खरीदते हैं। तो डब्ल्यूपीआई क्या करता है, ये देखो, एवरेज प्राइस चेंज ऑफ गुड्स सोल्ड इन बल्क बाय होलसेल बिजनेसेस टू अदर बिजनेसेस। तो वो होलसेल वाले को ट्रैक कर रहा है। चलो खैर फैक्ट पे आते हैं। 4 टाइप की सीपीआई होती है। एक सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबरर और रूरल अर्बन कंबाइंड। जो इंडस्ट्रियल वर्कर की, एग्रीकल्चर लेबरर की और रूरल लेबरर की, ये तीनों को कंपाइल करता है लेबर ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। और ये जो रूरल अर्बन कंबाइंड वाली है, इसको जो है कंपाइल करता है एनएसओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत आता है। बेस ईयर डब्ल्यूपीआई का 2011-12 है और सीपीआई का 2012 है। इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई का 2016। सीपीआई में सबसे ज्यादा वेटेज अगर पूछ ले तो फूड एंड बेवरेज का है, ध्यान रखना। डब्ल्यूपीआई में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का। इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है यूएस के बाद। इंडिया की जितनी भी रोड है करीबन 6.7 मिलियन यानी कि 67 लाख किलोमीटर की है, लेकिन उनमें से जो नेशनल हाईवे है वो सिर्फ 2% के आसपास है भाई, है ना। ज़्यादातर जो इंडिया की रोड है रूरल रोड है, वो देखो 72% से ज़्यादा। इंडिया का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। यूपी का लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे होगा गंगा एक्सप्रेसवे। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। अब ये नंबर 13 होने वाला है। ये 7 तो लेटेस्ट में प्रपोज किए थे। नेशनल हाईवे की लेंथ सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है और फिर है उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे राजस्थान है। जल्दी बताइए काउंट करके लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का और यूपी का कौन सा। रेलवे मैंने आपको बताया 4th है हमारी रैंक पूरी दुनिया में, यूएस, चाइना, रशिया के बाद। स्टेट वाइज लेंथ ऑफ रोड में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की है, फिर यूपी, फिर असम। और रेलवे रूट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। इंडिया अपना सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ से ले रहा है इस समय? रशिया से। नंबर 1 पे रशिया हमारा क्रूड ऑयल सप्लायर हो गया है। नंबर 2 पे इराक, सऊदी अरबिया तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे यूएई, 5वें नंबर पे है यूएसए। और इंडिया सबसे ज़्यादा एलएनजी कहाँ से ले रहा है? कतर से। नंबर 2 पे यूएस और नंबर 3 पे यूएई। अब आप समझ सकते हैं इंडिया अपनी ज़रूरतों का, जो क्रूड ऑयल की ज़रूरतें हैं उसका 87.8% इंपोर्ट करता है। इसीलिए आजकल इथेनॉल वगैरह पे सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है। हालांकि इथेनॉल के लिए बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हैं कि उसको, इथेनॉल को ज़बरदस्ती जो है ज़्यादा ब्लेंडिंग करी जा रही है और उसका फ़ायदा कंज्यूमर तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें स्ट्रेटेजिकली तो सरकार सही कर रही है। हमें अल्टरनेटिव फ्यूल्स डेवलप करने ही पड़ेंगे। इंडिया की गैस की ज़रूरतों का भी हम 50%, जितना हमारा कंजम्पशन होता है 50% हम इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल का तो 87.8% इंपोर्ट करते हैं। जबकि गोल्ड इतने बड़े, फिर भी इंडियंस ने इतना खरीदा है भाई। 2024 में इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर बन चुका है गोल्ड का। चाइना नंबर 2 पे आ चुका है। अब भाई बहुत ज्वेलरी खरीद रहे हैं लोग। सबसे ज़्यादा इंडिया में सोना आता है स्विट्जरलैंड से, 40% करीब। इंडिया पूरे दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है। नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे चीन। यूपी की जीएसडीपी वाइज रैंक है 3rd। यूपी का इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? 8.4%। इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट गवर्नमेंट बढ़ा के जो है करने जा रही है 27%। अभी हमने बताया आपको इंडिया की जीडीपी में यूपी का कंट्रीब्यूशन 8.4% है और इसीलिए सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि इसको मतलब 10% तक ले जाना है ये। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है अभी 1 ही 2 दिन पहले, तो अब इंडिया की जीडीपी में यूपी का कंट्रीब्यूशन हो गया 8.9%। हालांकि 3rd लार्जेस्ट याद रखो बस इतना ही, क्योंकि ये भी अभी अनुमान है, ये एग्जैक्ट फिगर है। जीएसडीपी पर कैपिटा में इंडिया में नंबर 1 पे है सिक्किम, नंबर 2 पे गोवा, नंबर 3 पे दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर तेलंगाना है ना। तो टॉप 5 है, ये टॉप 10 की लिस्ट दी हुई। एमएसएमई की डेफिनेशन अब बदल चुकी। आप जो है बदली हुई डेफिनेशन के हिसाब से अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ या और टर्नओवर 10 करोड़ या फिर मतलब, तो आप माइक्रो माने जाएंगे। और जो है स्मॉल के लिए 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट या 100 करोड़ का टर्नओवर, मीडियम के लिए 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और या फिर 500 करोड़ का टर्नओवर। मतलब जो पहले इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी उसको 2.5 टाइम्स बढ़ा दिया गया और जो पहले टर्नओवर की लिमिट थी उसको डबल कर दिया गया। सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट कहाँ से होता है? मैंने बताया जामनगर।
इंडिया के स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन कौन से हैं? एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस। M1, M2, M3, M4 की लिक्विडिटी में आ जाए तो M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, फिर M2, फिर M3, फिर M4। M1 को नैरो मनी बोलते हैं, M2 को नैरो मनी, M3 को ब्रॉड, M4 को ब्रॉड। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो लेटेस्ट में आई थी 2023 में आई थी, इसका मेन टारगेट था इंडिया के एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाना 2030 तक। 4 इसके पिलर थे: रिमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलेब्रेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन और प्लस इमर्जिंग एरिया। इसी के साथ इकोनॉमी पापा खत्म होता है। इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से सारी पिक देख लीजिएगा भाई। ये देखो मैं बता दे रहा हूँ कैसे देखना है। ये मीडिया में गए, देखो सारी पिक मिल जाएंगी। 1 जुलाई 2024 के बाद की सारी पिक जरूर देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और SCS की टेस्ट सीरीज जरूर लगा के जाना, क्योंकि नए पैटर्न पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज बनाता है।